मैं अपनी तरफ अगर कभी किसी को बताता हूँ कि कल्पना दीदी आसाम की हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बाकी सब कलाकार अगर उस माला में एक मोती है तो मैं तीन मोतियों को मैं अगर कैरी कर पा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल्पना पटवारी कोई गाना जब सिलेक्ट करती हैं तो खासकर लिरिक्स और शब्दों का ध्यान रखती हैं। तो अब उम्र के साथ साथ शायद मुझे मेरा जो टेस्ट बंद है वो फिल्ट्रेशन हो रहा है। जवन कोई नी रहुआ सैया बाउर बाटे। मैं बहुत ध्यान रखी हूँ इस गीत को गाते वक्त। जैसे उन लोगों ने लिखा था पहले, काहे खाती भैनी कठ करे जी ए जी चिट्ठी तो भेजी। अच्छा तो एक में मुझे थ्रो करना था, वोकल थ्रो लाउड करना था जी। और एक में मुझे सॉफ्ट करना था जो आसान नहीं है कंट्रोल करना। जैसे पत्थर करे जो ऐसे गाने वाले फिल्म कर रहे हैं, फिल्म करने वाले गाने लग रहे हैं, उससे ऑल ओवर इमेज तो खराब हो रहा है ना। हाँ, लेकिन उनको गणतंत्र में वो उनको अपने चयन करने का हक दे कर रखा है। आपकी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री थोड़ी अलग है। जो आप गाती है ना, मतलब लगता है कि आपकी आवाज और उनका अभिनय एक दूसरे के लिए बना है। मतलब मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। आलोक कुमार ने इस गीत को इतना अच्छा प्यार से गाया है। जैसे बोलो कैसे याद करे लू, इस लाइन में क्या भाव से गाया है। हर कोई भाव नहीं दे पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम या दोस्ती? प्रेम धोखा होता है बहुत बार। ओ तेरी। अरे कनेक्शन कैसा हो सकता है? कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्तित्व बैठा हो जो है तो किसी और स्टेट का, लेकिन आप उसको इतना अपना मान लेते हैं कि आप अपने यहाँ की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके एवज में भी सवाल आप उसी से पूछते हैं। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को ये मानकर मत देखिएगा कि कल्पना पटवारी भोजपुरी की गायिका हैं। आप ये मानकर देखिएगा कि एक गायिका जो है वो अपना विचार, अपनी सोच और अपने काम को किस तरह से लेकर आगे बढ़ रही हैं, जिसमें भोजपुरी भी जुड़ी हुई है। कल्पना दीदी, बदकुचन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ दोबारा बातचीत करने के लिए। आप असम की हैं और मैं अगर कहूँ तो मैं अपनी तरफ अगर कभी किसी को बताता हूँ कि कल्पना दीदी असम की हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक वो बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, एज ए कंट्री ये देश हमारा है। मैं भारतीय हूँ, बिहार हो चाहे आसाम हो, भारतवर्ष है। और बहुत कम आर्टिस्टों को ये ऊपर वाला मौका देता है कि आप अलग एक जैसे आपने बोला ये प्रांत की बात बोला आपने, अलग एक मिट्टी, अलग एक प्रांत, कल्चरली अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, बट देन सब मिलके अलग अलग जो एक माला की मोती होते हैं, सब मिलके एक भारत नाम का माला है। और उस पे अगर मैं एक के बजाय 2 या 3 बोलूँगी, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, क्योंकि भोजपुरी पूर्वांचल की है तो उत्तर प्रदेश में भी बिहार में भी है। सो मुझे याद है जुनून कुछ कर दिखाने का, अनु कपूर जी ने मेरा नाम त्रिवेणी रखा था। अच्छा, अरे वाह। त्रिवेणी संगम बोला था कि असम, उत्तर प्रदेश और बिहार को आप कल्चरली रिप्रेजेंट करते हो। सो बाकी सब कलाकार अगर एक उस माला में एक मोती है तो मैं तीन मोतियों को मैं अगर कैरी कर पा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको जब हम लोग सुनते हैं तो अलग अलग गानों में हमें अलग अलग कल्पना पटवारी दिखाई देती हैं, अलग अलग भाव में अलग अलग कल्पना पटवारी दिखाई देती हैं और आपको क्या बखूबी निभाती हैं वो चीज़। तो अगर कोई विद्यार्थी है, आप उसको अगर वो आपसे सिर्फ बेसिक चीज पूछे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, अगर हम सिर्फ संगीत और गायकी पर बात करने बैठे, ये विषय बहुत बड़ा है, तो आप उनको बेसिक क्या बताएंगी? आपका जो सवाल है ये सिंपल नहीं है। पहले उस बच्चे को ये जानना होगा तुझे कहाँ पहुँचना है। शास्त्रीय कलाकार अगर बनना है आपका मार्ग अलग होगा। और अगर फिल्मों में भी अलग अलग जॉनराज है। जैसे पंजाबी संगीत को आप देखेंगे, हिप हॉप का कल्चर आ गया अभी, पंजाबी फोक भी गुरदास मान जी के समय हुआ करता था और अभी धीरे धीरे वो दिलजीत दोसांझ तक पहुंचते पहुंचते उसका रूप बदल रहा है। वहाँ की साउंड अलग है। वही भोजपुर यूपी बिहार आएगा तो साउंड यहाँ अलग होगा। तो फर्स्ट ही हैज टू लाइक डिसाइड
कहाँ जाना है। GPS होता है ना, उस पर डालना पड़ेगा आपको कहाँ पहुंचना, पता लगा आपको जाना था इधर, आप पहुंच गए इधर। सो आई थिंक अपने आप से पहले बात, चुपचाप नदी किनारे बैठो, अगर गांव देहात में हो या जो भी अपने कमरे में बैठो, अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पूछो। कभी कभी ये होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते। हमको लगता था हमको ये, मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे लगता था कि शायद मुझे ये उधर पहुंचूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी। उधर जब मैं पहुंची तो पता लगा अरे यहाँ तो घुटन हो रहा है, भागो यहाँ से। सो मैं समझती हूँ दूसरों को हम लोग बहुत पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अपने आप को समझना। तो आई थिंक पहला तो ये है कि आपको कहाँ पहुँचना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे आपका सिलेबस क्या होगा, कौन सा कोर्स लेना होगा आपको। एक भोजपुरी के शोधकर्ता हैं राम नारायण तिवारी जी, वो जब भी आते हैं बदकुचन पर वो कुछ अलग कंसेप्ट देके जाते हैं। उन्होंने ऐसे पॉडकास्ट में कहा कि भिखारी ठाकुर जी लोक कलाकार नहीं थे। उन्होंने इसका तर्क ये दिया कि जो व्यक्ति अपनी रचनाओं में अपना नाम कह दे वो लोक कलाकार नहीं हो सकता। जैसे कि निमिया के डाढ़ में या किसने गाया है किसी को नहीं पता है, तो ये किसी लोक कलाकार ने लिखा है। तो उन्होंने कहा भिखारी ठाकुर जी लोक कलाकार नहीं है। आप भिखारी ठाकुर जी पर रिसर्च करती हैं, कर रही हैं, आपने काम किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जैसे मैं कल्पना पटवारी हूँ, भूपेन हजारिका है जी। वो फिल्म डायरेक्टर है कि लोक कलाकार है कि जैज म्यूजिक क्या है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। भिखारी ठाकुर अपने में भिखारी ठाकुर है जी। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं लोक कलाकार बनने के लिए बेटी बेचवा लिख रहा हूँ जी। उन्होंने बेटी बेचवा इसलिए लिखा कि समाज में छोटे छोटे बच्चियों को बेचा जाता था। अभी वो उन्होंने ही नहीं कहा कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कहीं से कि मुझे लोक कलाकार पहले बनना है, पूरा सिलेबस को ख़त्म करना है, उसके बाद मैं बेटी बेचवा लिखता हूँ और समाज परिवर्तन। नो नो नो, ये ऐसा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भिखारी ठाकुर है वो अपने आप में, उनको कोई भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो समाज में इतना कुछ दे के गए हैं, राह दिखा के गए हैं कि हम लोग थोड़ा सा भी फॉलो कर ले तब उसी में हम तर जाएंगे। मतलब लगेगा कि हाँ ये जन्म सफल हुआ जी। चलिए अभी हम लोग आपका एक गाना सुनते आ रहे थे गाड़ी में, काहे खाती भैनी कटकरे जी। वो जब भी हम लोग सुनते हैं तो एक मतलब वो एक अलग जोन में ले जाता है वो गाना हम लोगों को। मतलब क्या कमाल की चीज़ें आपने दी हैं, भोजपुरी को आपने दी हैं। तो मैं क्या समझूं कि आप कल्पना पटवारी कोई गाना जब सिलेक्ट करती हैं तो खासकर लिरिक्स और शब्दों का ध्यान रखती हैं? विचारधारा की ध्यान रखती हूँ, बहुत लिरिक्स और शब्द की नहीं। विचारधारा मीन्स जैसे एक समय था, सो आई वॉज लाइक जस्ट अ सिंगर देन। मीन्स विनय बिहारी जी ने मुझे गवाया कि हो जागतारन माए भव भाया मोचीनी, मैं भूल रही हूँ। तब काहे तोहरा नोरा मुड़ी आगिनाता, बोले ले बकरिया काहे बेटा मोर कटाता। अपने मैंने कंठ दिया जी। सोच चिंतन विनय बिहारी का है। इसी किसी एक साल बाद में गाई हूँ अशोक शिवपुरी, वो भी बहुत सीनियर हमारे इंडस्ट्री के मतलब आर्टिस्ट है, लिरिसिस्ट है। उन्होंने गवाया दाना दाना दी ना रे ना ना, जब ले खसी ना कटे माई खुश ना हुई, ऐसा कुछ ठीक है जी। अब यहाँ नॉर्मली आप लोगों से जो सवाल होता है, बातचीत होता है, आप आर्टिस्ट को ऐसे बात करते हो, सिंगर को, कि जैसे आपने ही लिरिक्स लिखा, आपने ही म्यूजिक है, आपका गाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बोले ले बकरिया जो बलि प्रथा के अगेंस्ट में था, वो विनय बिहारी का सोच है। मेरे कंठ से वो निकला है, रिवील हुआ है। यहाँ अशोक शिवपुरी जी ने लिखा है कि जब बलि विधा के, जैसे माँ कामाख्या धाम में बलि होता है, शाक्त पूजन में बलि होता है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है जी। तो दोनों पर्सपेक्टिव को इस कंठ ने गाया, हमने सोचा नहीं जी। हमने गाया, तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है जी। तो अब उम्र के साथ साथ शायद मुझे मेरा तो टेस्ट बंद है, वो फिल्ट्रेशन हो रहा है जी। तो क्वांटिटी कम होगा लेकिन फिल्ट्रेशन में, लेकिन क्वालिटी बहुत। हाँ, क्वालिटी मतलब क्या, जो मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव की नज़र में जो अच्छा सॉन्ग है, मुझे गाना है, मन है, वो सब में गा दीजिए ना 2 लाइन। वो गीत मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और इसके भी म्यूजिक कंपोजिशन और इसमें हम लोगों ने एक टीम वर्क ने मिलकर काम किया है। श्याम ने कंपोज किया है, आरा से ही है जी। और
मतलब एक बहुत गलत बात है, लेकिन मैं राइटर का नाम मनीष है शायद, बहुत अच्छा लिखा है और करेक्शन भी हुआ है इसमें। ये भी पलायन की बैकड्रॉप का ही है। जवन कईनी रउआ सैया बाउर बाटे, कौन गलती के सजाई राउर बाटे, लोर आँखिया से अब ना रुके जी, काहे खाती भैनी कठ करे जी, किए जी गो खबरियो तभे जी, काहे खाती भैनी कठ करे जी, किए जी गो खबरियो तभे जी। आंखें भर जाती हैं दीदी। एकदम प्यारा सॉन्ग है ना। मैं बहुत बहुत ध्यान रखी हूँ इस गीत को गाते वक्त। जैसे उन लोगों ने लिखा था पहले, काहे खाती भैनी कठ करे जी, ए जी चिट्ठी तो भेजी। अच्छा, तो मैंने बोला नहीं, चिट्ठी तो ये हो गया, पुरानी बात हो गई, अभी तो व्हाट्सएप पे कौन चिट्ठी लिखेगा, है ना, अभी तो वीडियो कॉल है। सो मैंने बोला उसको खबरिया करोगे ना तो सब कुछ अंदर आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और फिर एक जगह था यहाँ पे पर के गइल बा सजनवा लेना, पत्थर करे जवा, ये जगह पे टेक्निकल जो मैं बात बोल रही थी, जैसे पत्थर करे जवा, दो शब्द आसपास था, पत्थर हो गया बहुत टफ जी, करेजा हो गया एकदम सॉफ्ट जी, और दोनों शब्द क्योंकि पास था तो एक में मुझे थ्रो करना था, वोकल थ्रो लाउड करना था जी, और एक में मुझे सॉफ्ट करना था, जो आसान नहीं है कंट्रोल करना। जैसे पत्थर करेजा, ऐसे ये टोन नहीं चाहिए था जी। पत्थर करेजा तो, ये दो डिफरेंस है वो मेरा वोकल थ्रो का। पत्थर करेजा तो, ये सब आई थिंक डिस्कशन करने की, अभी के हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो संगीत की, मैं समझती हूँ कि ये सब हम लोग बातचीत अब करें म्यूजिक को और कहाँ हम लोग ले जा पाए। हाँ, ये सब बात करने के लिए आई थिंक मुझे गांव में अभी मैं जाने को मतलब इच्छुक हूँ। और जैसे एक बार आई तो एक हफ्ता अलग अलग 7 दिन हम लोगों ने गाँव लिया, दिन में, रात में, दिन में, शाम में, और उसी में जो म्यूजिक लवर्स है, जो सीख रहे हैं, हाँ, जो मतलब श्रोता नहीं आए, जो संगीत गाँव, मैं गाँव देहात को इम्पैक्ट ज्यादा करना चाहती हूँ क्योंकि देहात से मैं बनी हूँ, मुझे बिहार के गाँव ने मुझे कल्पना बनाया है। और चौपाल हो और आप लोग इसका व्यवस्था कर दोगे मुझे एकदम दीदी। हाँ, इसको मैं करना चाहती हूँ। और अब भी कह रहा हूँ कि यार कल्पना दीदी, ये जो आप मतलब कह रही हैं ना, ये कितनी बड़ी बात होगी आगे जाके, हम लोग जो कर पाएंगे देना मतलब वो होगा जी। बिल्कुल, कुछ नहीं दिया मैंने तो लिया है भोजपुरी से बहुत कुछ, भोजपुरी ने मुझे दिया है। देना मतलब क्या, मैंने जो अनुभव किया उसको मैं अगर नहीं बांटूं तो आई थिंक वो मतलब गलत हो जाएगा। अच्छा दीदी, वो थोड़ा सा सुना दीजिए, अच्छे मुझे लौट थोड़ा सा सुना दीजिए। 8 मिनट। हाँ, शब्द भूल जाती हूँ मैं, लेकिन मतलब यहाँ पूरा ढोलक चढ़ता है और बहुत ही खूबसूरत। जब भी कहीं दूर निकलते थे ट्रेवल पे, खासकर किसी का पॉडकास्ट अगर मैं दूर जा रहा हूँ तो गाड़ी में आप ही बजती हैं, और ये एक मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें ये गाना एकदम टॉप पे है। हाँ, ये गाना मुझे भी पसंद है, और ऐसे बहुत सारे गीत है। काठ के जो नया छठ के समय को लेके लिखा गया है, काठ के नैया, लेकिन उसके अलावा भी ये कंपोजिशन ऐसा लगता है कि जैसे कहीं होता है ना, कोई गीत ऐसा हो जो ऐसा लगे कि मैं मेरे से बात कर रही हूँ। जैसे काठ के रे नैया गंगा जी के तिरवा, ताही पे हूँ आदित, पहिला रघिया लेके जाले, पहिला रघिया लेके जाले के दिन गइल बीत, काठ के रे नैया गंगा जी के तिरवा। ऐसा लगता है ना कि मेरा गांव है, मैं उस पे वो नदी किनारे खड़ी हूँ और अपने ही साथ में बात कर रही हूँ प्रकृति के बीच। सो आई थिंक ये इन सब कंपोजिशन को मुझे गाने का मौका मिला, तो आई एम थैंकफुल।
उन सब लिरिसिस्ट, हम लोग दीदी, मैं म्यूजिक कह रहा हूँ कंपोजर्स, कि हम लोग कल्पना दीदी को इसलिए बहुत ज़्यादा मानते हैं कि अभी मतलब मैं यही जो आपने फिल्टर वाली बात कही, जो आप फिल्टर करके जो कल्पना पटवारी आई है ना, भोजपुरी को इतना कमाल, मतलब पहले भी आपका काम, हम लोग ये नहीं कह रहे उसकी मतलब ये, लेकिन जो फिल्टर करके जो मतलब जो गाने अभी आपने जो सिलेक्ट किए, जिंदगी लाइफ मजबूर करती है फिल्टर करने को, है ना। हर किसी का लाइफ नहीं होता है कि जीवन जैसे आपको चलता जाएगा। अब तो मैं ये सोच रही हूँ, मुझे पता नहीं मेरा कितना समय बचा है इस दुनिया में, नहीं कल्पना पटवारी के रूप में, नहीं वो तो सच्चाई है, लेकिन ये भी प्लान करना जरूरी है कि मान लो कि और अगर 20 साल में काम करने लायक रहूं शरीर से, हेल्थ से, तो अगर मुझे 20 साल मिले, उस 20 साल को 5 साल में भाग करना है। उस 5 साल में मैं क्या करना चाहती हूँ, समय बहुत नहीं है, ये सोचना ज़रूरी है कि क्या करना है। तो वही एक रिफ्लेक्शन है एक्चुअली, खुद को ही देखना, पीछे देखना, आगे क्या करना है। तो ये हर किसी के लाइफ में होता है आई थिंक। अच्छा दीदी, जो फिल्टर वाली बात कही, अभी जिस तरह गाने आप गा रही हैं, हम लोग चाहते हैं एक गीतकार के तौर पे या फिर एक ऑडियंस के तौर पे कि आप जिस तरह के गाने गा रही हैं, इस तरह के गाने भोजपुरी में बहुत ज़्यादा गाए जाएं, क्योंकि और भी लोग हैं जो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से का गायन कर रहे हैं। ये जिस तरह के गाने अभी आप गा रही हैं, इस तरह के गाने भोजपुरी में बहुत ज़्यादा बने, कहाँ काम करने की आवश्यकता है? लगातार काम करते रहने की आवश्यकता है। जो भूपेन हजारिका ने किया, भिखारी ठाकुर ने किया कि ये मार्केट में चलेगा कि नहीं, इसका कितना व्यूज आएगा, रिकवरी होगा कि नहीं, ये सब बहुत सुनाई देता है, रिकवरी होगा कि नहीं, उस रिकवरी के चिंता को साइड में करके लगातार निरंतर काम करते जाना है जी। और वो इम्पैक्ट रखेगा। आपके जीते जी भी हो सकता है जी, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हो सकता है, लेकिन वो ऊर्जा इम्पैक्ट रखेगा। तो ये जो है कि रिकवरी हो गया, वो कम्प्लीटली बिजनेस एंगल हो गया जी। वो 50% बिजनेस को सोच के काम करे, वो भी इम्पोर्टेंट है, और 50% लेकिन आपको समर्पण वाली भावना रिफ्लेक्ट करके काम करने की आवश्यकता है। तो हर आर्टिस्ट में वो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दीदी, अगर किसी भी प्रांत की बात करें हम, तो वहाँ पे इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो गई, म्यूजिक इंडस्ट्री। तो पहले दीदी आप ये क्लियर करिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ सिर्फ, कि म्यूजिक इंडस्ट्री अलग होता है और फिल्म इंडस्ट्री अलग होता है, ये मतलब सच बात है ये दोनों? जैसे इसको क्या बोलते हैं, राउंड को हिंदी में पूरा ब्रिथ बोलते हैं। सो ये ब्रिथ, हाँ, ये हो गया म्यूजिक इंडस्ट्री जी। उसके अंदर और एक राउंड कर दो, ब्रिथ छोटा, वो फिल्म इंडस्ट्री। उसके अंदर और एक राउंड कर दो, वो हो गया क्लासिकल लोगों का दादरा थुमरी वाला इंडस्ट्री। उसके और एक कर दो कि टिपिकल लोक फोक की इंडस्ट्री। तो बॉलीवुड भी उसके अंदर है जी। तो फिल्म इंडस्ट्री भी उसके अंदर है। अभी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा भाग आएगा, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, असमिया फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जी। सो म्यूजिक इंडस्ट्री इज एज अ होल कंप्लीट जो सर्कल है, वहाँ अफ्रीकन, इजिप्ट, जापानीज, कोरियन सब आ गया म्यूजिक इंडस्ट्री में जी। हाँ। तो दीदी अब वो जो एक गैप है, जैसे आप बोलेंगे एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वृत्त है, वो हो गया फिल्म इंडस्ट्री, तो एक तो गैप है। तो ये जो गैप हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो ये गैप दिखाई नहीं देता है। फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो अलग अलग दिखाई नहीं देता है। वो अलग अलग दिखाई देगा अगर वो एडुकेशन होगा। फिल्म वही तो चाहती हूँ। मैंने हाल फिलहाल में अभी मैं थोड़ा शॉर्ट ब्लॉग मतलब मैसेज देने की अभी कोशिश कर रही हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो हाल फिलहाल में मैंने बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने ये अनुरोध किया, या फिर जो भी अपने बिहारीपन को लेके बहुत गर्वित है जी, जो कि बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े पदवी पे है, जो परिवर्तन ला सकते हैं जी। पटना की जो मैरिन ड्राइव है, वो सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं होके, घूमने नहीं होके, वहाँ भी हम एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन दिखाई नहीं दे, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, विद्यालय नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मंच बनाया जाए जहाँ एवरी वीकेंड पेरेंट्स बच्चों को लेके जाए, उसको पिकनिक भी कराया, खिलाया पिलाया, वो थोड़ा सा सर्कल में झूमे भी, और सबकॉन्शियसली बैकग्राउंड जो म्यूजिक है ना, वो फोक बज रहा है, वो क्लासिकल बज रहा है, वो राग बज रहा है, ठुमरी गा रही है कोई। तो आर्टिस्टों को भी एक एवरी वीकेंड उनका भी एक
कमाई का जरिया बना और हम इतनी बड़ी सेवा, कल्चरल सेवा करेंगे, आगामी जो पीढ़ी है उनके माइंड में रह जाएगा। आपको अपने बचपन की गीत माहौल तो याद है ना? अभी भी आप इमोशनल होते हो जब सुनते हो। तो उन लोगों का वो एक साइलेंट एजुकेशन होगा, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा। तो ये मेरे आग्रह है कि मैरिन ड्राइव को एक कल्चरल गंगा कॉरिडोर नाम से, गंगा जी के पास है ना, जी। तो मैरिन ड्राइव हो गया तो एक छोटा, जो आपने बोला वृत्त के बाद, छोटा वृत्त हो गया। गंगा कॉरिडोर उसका कर देंगे, उसका आयाम अलग हो गया जी। तो ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है। जैसे कुछ पहले तक, मतलब जैसे प्यार, बीने जी का म्यूजिक था इस पे, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, बहुत सारे फिल्म्स में जैसे जो ग्रुप वायोलिन बज रहा है, सिनेमा म्यूजिक इज वास्ट, बड़े पर्दे पे देख रहे हैं जी। और प्यार मोहब्बत जिंदाबाद के सभी आप गाने सुनेंगे ना, उसके जो पीछे की बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उससे आपको सिनेमा जैसा लगेगा जी। और एल्बम की जो साउंड है, इस साउंड का फर्क है, आप जो बोल रहे हैं साउंड का फर्क है, लेखनी का फर्क है। तो वो अगर दिखाई नहीं दे रहा है वो एक डेंजर है। खासकर तब ये और खतरनाक होता है जब हम ये देखते हैं कि जैसे फिल्म अभिनय एक अलग विधा है और गायन एक अलग विधा है। राइट। जब हम लोग, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि ये मतलब अगर भोजपुरी को हम लोग ये देखते हैं कि आउटपुट खराब जा रहा है, कारण तो ये है ना कि अब मिक्सअप हो गया है, ये इंडस्ट्री अलग अलग दिखाई नहीं देती है। जैसे अभी आपने कहा कि अभी हम लोग वहाँ पे आएंगे कि देश के अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग आ रहे हैं। मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री एक अलग है जो अलग एग्जिस्ट कर रही है और फिल्म इंडस्ट्री अलग होती है, लेकिन हमारी भोजपुरी में जो है वो मिक्सअप है। गाने वाले फिल्म कर रहे हैं, फिल्म करने वाले गाने लग रहे हैं, उससे ऑल ओवर इमेज तो खराब हो रहा है ना। हाँ, लेकिन उनको गणतंत्र में वो उनको आपने चयन करने का हक दे कर रखा है। ये तो नहीं, देखो, किसी को भी अचानक मन हो सकता है कि मुझे नेता बनना है, किसी को मन हो सकता है, कोई डॉक्टर थे, जिंदगी भर पढ़ाई कर लिया, माँ बाप ने किसी को कोटा भेज दिया, उसको बनना था गायक और कोटा में पढ़ाई कर रहा है, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बहुत सेंसिटिव बात है। और कोई डॉक्टर था, जिंदगी भर सेवा कर लिया, कोई गांव में वो मरीजों को देख रहा है, मन में एक गायक पना है तो उसको गाना है, क्या अभी नहीं बनाएगा? अभी यूट्यूब का समय है तो बना रहे हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है आप कितना उसको हॉबी की तरह ले रहे हो या सीरियसली आप डेडिकेटेड हो। उसे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नुकसान एज ए होल होता है। पॉइंट ये है ना कि हम लोग जो इधर उधर बात करने लगते हैं, मैंने अगर गायन के क्षेत्र को मैंने लिया है तो मेरी इस गायन कला की इम्पैक्ट कितना रख के मैं गई, बात उस पे होना चाहिए। अगर राज्यसभा की सांसद भी, जैसे हेमा मालिनी जी का ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, आपने जिंदगी भर सिनेमा को सेवा दिया आपने, उसके बाद एक उम्र में जाके आपने भारतनाट्यम और संगीत नृत्य को भी आपने हमेशा रखा, उसको मरने नहीं दिया उन्होंने जी। और फिर दोनों के मार्फत आप फिर राज्यसभा में जाती हो, फिर बाद में लोकसभा में आप सांसद बनती हो, लेकिन वो जर्नी बहुत ग्रेसफुल है, वो डिग्निटी को मेंटेन करके वहां तक पहुंची है उन्होंने। बिल्कुल ऐसा नहीं कि फिर अचानक से वो फिर अगर एक्टिंग करने भी आएगी ना, वो बिना होमवर्क के बगैर स्क्रिप्ट पढ़े बगैर वो नहीं आएगी। बिल्कुल। उनको पता है अपने आप में हेमा मालिनी एक ऐसा लेगेसी बिल्डअप कर चुकी है कि कुछ भी अभी आज करे, वो अगर एक पॉडकास्ट भी अगर करेगी, वो प्रॉपर तरीके से हेमा मालिनी की कद को नीचे करके नहीं करेगी। उस डेडिकेशन की बहुत बड़ी बात। ये डेडिकेशन आपने आपसे हमेशा सवाल पूछना है कि कहीं मेरा क्वालिटी कल्पना से नीचे गया, काम कुछ भी हो, वो इम्पैक्ट वहां तक उसके बारे में बात हो, किसको प्रभाव किया। अगर आपने बार बार बोलूंगी, बच्चे एजुकेशन अगर 5 इयर्स लग रहा है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए ऑफ कोर्स। और अभी मेरे बच्चे जहां पर है वो IGCSE बोर्ड है, ICSE नहीं, ICSE इज एन इंडियन बोर्ड, IGCSE कैम्ब्रिज बोर्ड है। तो वहाँ क्लास 9 से ही उनका स्ट्रीम डिसाइड होता है, क्लास 11 से नहीं। नॉर्मली इंडिया में 11 से स्ट्रीम डिसाइड होता है कि ह्यूमैनिटीज, साइंस, आर्ट्स। इन लोगों का अभी से वो 9 से डिसाइड हो रहा है, तो आपको बिफोर आ रहा है वो। तो सेवा करने के लिए उसके जिंदगी में 5 साल अलग रहेगा। बिल्कुल।
तो आई थिंक वहाँ दूर तक दूरदर्शियों के विजन मैं समझती हूँ ये सब परिवर्तन जो ला पाए। अगर मेरे एक गायक जो कि अभिनेता बने, बाद में वो पॉलिटिशियन बने, और पॉलिटिशियन बनने के बाद अगर वो ये करके गए कि एजुकेशन जो है बिहार में जो ग्रेजुएशन को 5 इयर्स लगता है वो 2 इयर्स या 3 इयर्स तक लाके करके वो हस्ताक्षर करके गए, तो उनके गायन पे भी कोई बात नहीं, वितर्क नहीं होगा। वो आप गायन करके अभिनय करके नेता बने, नेता बनने के बाद जब वो सांसद बनने के बाद उन्होंने ये किया, तो कंप्लीट उनके जो मतलब लाइफ एक्सपीरियंस को आप ये कह रही दीदी कि काम बनने के लिए ऐसे नहीं बनना है कि मैं बन गया। वो जो आप कह रही हैं, वो जो नहीं, वो व्यक्ति केंद्रिक नहीं हो। व्यक्ति केंद्रिक मतलब समष्टि केंद्रिक हो। समष्टि को क्या बोलेंगे, मैं बहुत जैसे सामूहिक हो। मेरा इम्पैक्ट समूह, मैं कल्पना पटवारी, मैं एक समूह हूँ। मैं एक भोजपुरी गायिका नहीं हूँ। मेरी एक हरकत के वजह से भोजपुरी उधर जा सकता है, भोजपुरी इधर भी आ सकता है। क्या बात है। सो आई एम अ समूह, मैं एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो कलेक्टिव जो सोच होता है उसको लेके अगर चलेंगे, आप संसद बन के आपने क्या किया, तो बस आई थिंक वो सीरियसनेस की, डेडिकेशन की जरूरत है। आपने वर्ल्ड म्यूजिक डे पर कोलकाता में आपने किया था परफॉर्म, ये जो टीम आ रही है ये टीम भी थी शायद, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? 2 बार किया आपने। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस, दोनों बार अलग अलग बहुत परत है। पहली बार तो मैं शिव तांडव स्तोत्रम गाई, वो भी लाइव हाई पिच में। शिव तांडव स्तोत्रम को शंकर महादेवन जी भी गाए और वो भी वहाँ मौजूद थे। हरिहरन जी थे। रेखा भारद्वाज जी को मैं बहुत उनकी मतलब मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनकी जो एक हस्कीनेस है वॉइस में, कमाल है। और हाल फिलहाल में उन्होंने जो फोक स्टूडियो में हमारे ही भोजपुरी कचौरी गली को जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत खूबसूरत। और इस तरह की रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है आई थिंक भोजपुरी को। और इस बार मैं जब गाई, मैं बहुत रॉक म्यूजिक के जॉनरा में मैं हनुमान चालीसा को गाई। क्या बात है। पहली बात तो है प्रभु, मतलब स्वयं तुम मुझे अगर उन लोगों के बीच मुझे स्थान भी दे दो, बड़े बड़े हस्ती। इस बार शंकर महादेवन, शिल्पा राव, इस बार गुलजार साहब थे। हाँ मैंने देखा वो। हाँ। और उनके पास खड़े होने का मुझे मौका मिला, तो कैसे मैं नहीं बोलूँ कि भाई भोजपुरी जगत तुमको धन्यवाद है। हाँ, इस मिट्टी को धन्यवाद, क्योंकि मेरी बनावट में मेरे 20 साल भोजपुरी संगीत का रहा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गा के चली गई मैं, मेरी भी जो व्यक्तित्व में जो भी आया, जो भी निखार आया, परिवर्तन आया, इस जगत की देन है ना, इस मिट्टी की देन है। सो दोनों बार मुझे अगर शिव तांडव स्तोत्रम एक बार मिला, एक बार हनुमान चालीसा, तो मुझे तो लगा ये डिवाइन कॉल है, डिविनिटी की तरफ से ये हुक्म हुआ है। और मुझे ये अवसर दिया सौरेंद्र समोजित को, मैं बार बार उनके मार्फत हुआ। दोनों ही बहुत ही डेडिकेटेड, संगीत को लेके अगर सीरियसनेस देखना है तो सौरेंद्र समोजित जी को, हर आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए। और कल वो आ रहे हैं और वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग हो रही है नए तरह से। बहुत बड़े बड़े दिग्गज भारतीय कलाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं और मैं हूँ उसमें, मेरा भी उसमें एक स्थान है। और मैं बिहार की भूमि में बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए मैं गाऊंगी। और क्योंकि वंदे मातरम है तो मैंने उनके सामने इस बात को रखा कि या तो हम उस स्थान पे जाए, भीतिहरवा आश्रम चंपारण में, जहाँ से महात्मा गांधी ने गांधी को बापू जो शब्द है वो बिहार ने दिया, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार की भूमि से है। या फिर हम बाबू कुंवर सिंह की धरती पे जाए, जगदीशपुर, जो कि पटना से बहुत दूर भी नहीं है। और क्योंकि वंदे मातरम है तो देश प्रेम की गरिमा को बिहार ने हमेशा ऊपर रखा है। और कल ये कोशिश रहेगी कि हम जगदीशपुर में अच्छा से उसको लोगों के सामने ला पाए। अच्छा, आपने किसी पॉडकास्ट में कहा था कि आपकी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री थोड़ी अलग है। ये जो आपने बोला अभी,
लगातार हम लोग जो भी बात कर रहे हैं कैसे अलग है यही सब बात है जो आपने बोला कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो आप इंटरनेशनल मंचों तक पहुंचाए। तो मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री की विजन अलग हो गया ना जी। वो मेरा ही इंडस्ट्री हो गया जी। और हर किसी का शायद अलग अलग विजन होगा। किसी को नेता है बनना है जी। भोजपुरी सब करके आप अगर पॉलिटिक्स में जाना तो वो अलग विजन है जी। तो सबका अलग अलग विजन है। किसी को हो सकता है कि नृत्य कला के साथ भिखारी ठाकुर को आगे लेके जाना है जी। तो मेरा जो इंडस्ट्री है वो जो आपने बोला म्यूजिक इंडस्ट्री जी। मेरा सिर्फ भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी की भक्ति इंडस्ट्री ये सबको समेटते हुए बृहत जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो आप वहाँ खड़ा होना है मुझे, वहाँ लेके जाना है। मैं भी जाऊँ भोजपुरी भी जाए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा भोजपुरी को लेके जो विजन है वो मेरा है। अब देखिए, जैसा आपका विजन है जो आपकी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री है, यहाँ पे फिलहाल भोजपुरी के बहुत कम ही गायक फिट होते हैं। एक नाम क्लिक करके आता है शारदा सिन्हा जी, वो शायद फिट हो जाती है यहाँ पे। और कभी कभी लोग इस तरह से कहते हैं कि हम लोग कल्पना पटवारी को, जो भोजपुरी की सार्थक म्यूजिक इंडस्ट्री है, वहाँ की अगली शारदा सिन्हा के रूप में देख रहे हैं। कैसे लेती हैं आप इन बातों को? मैं ये सब बात एक्चुअली मैं समझती हूँ कि हर जैसे भिखारी ठाकुर है, कंपैरिजन एक दूसरे को प्रेरणा लेके, मैं जैसे भूपेन हजारिका को प्रेरणा लेके जी। क्योंकि मैं पली बड़ी वहाँ पे कर्म क्षेत्र मेरा बिहार हो गया तो बिहार में भिखारी ठाकुर उनके इर्द गिर्द सोच से मतलब आसपास लगा तो दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर प्रेरित होकर फिर मैं कल्पना बनी जी। लेकिन मैं कल्पना ही हूँ, मैं भूपेन हजारिका नहीं हूँ। आसाम में भी ये सवाल अभी हो रहा है कि जुबिन गार्ग जैसा ये गीत को कौन गा रहा है, कौन गा पा रहा है। ये सब आई डोंट थिंक ये बहुत मतलब इम्पैक्टफुल और प्रोग्रेसिव थॉट नहीं है। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सोसाइटी है आई थिंक, जो मतलब जुबिन गार्ग ने दे के गया है। जो एक दीदी यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा मैं आपको। अभी जुबिन साहब जब चले गए मैंने देखा कि पूरा आसाम सड़कों पर था। मतलब एक कलाकार के लिए किसी प्रांत में ऐसा पागलपन बिरले देखने को मिलता है। आसाम में वो मिलेगा। और भूपेन हजारिका का जब देहांत हुआ था तब भी ऐसा ही था, लेकिन तब यूट्यूब का इतना समय नहीं था, इसलिए आप लोगों को वो बहुत निकल के नहीं आया। भूपेन हजारिका के समय भी ऐसा ही हाल था। और आसाम कलाकारों को सम्मान देना, दिखाना, सम्मान यहाँ भी है लेकिन सम्मान को दिखाने की जो बात आती है कोई दिखाते नहीं है। जैसे यहाँ भी आप शारदा सिन्हा जी की बात आपने कहा, शारदा सिन्हा जी के जब उनका दाह संस्कार हो रहा था गंगा जी के घाट पे तो शायद 1000 लोग भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको लेके दिल में जगह नहीं है, जगह है, लेकिन ये शायद ये कम्युनिटी प्यार को इजहार करना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा प्यार को कलाकार के लिए इजहार करना आना चाहिए। कलाकार को अच्छा लगता है जी। हाँ। और जीते जी उनका एस जानकी जी ने जैसे कहा, जीवित अवस्था में उनको पुरस्कार देना, सम्मान देना दीजिए, प्यार दीजिए। मरने के बाद मरणोपरांत, जैसे आज मैं भिखारी ठाकुर के लिए बात करती हूँ, मरणोपरांत एक्चुअली बहुत मायने नहीं रखता है जी। हाँ। तो मैं जहाँ तक मेरे कंपैरिजन की बात है, कल्पना है, अपना यात्रा है। जैसे शारदा दीदी अपने आप में वो सरस्वती पुत्री है और वो उनका खुद का लेगेसी है। जब विवाह, शादी विवाह गीत या फिर जब छठ पूजा आता है तो वो शारदामयी हो जाती है, मतलब पूरा माहौल। कल्पना की बात यह है कि कल्पना ने भी छठ गाने का, छठ गीत का आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ है, लेकिन कल्पना साइड में फिर प्लेबैक सिंगिंग की जो हीरोइन ओरिएंटेड जो आपने काट करे जगाया, शायद शारदा जी गाती तो उस अंदाज से नहीं गाती, अपना कुछ अंदाज होता उनका। या फिर आपने गमछा बिछाई का भी नाम लिया है, तो आइटम सॉन्ग को मैं जब गाऊंगी तो मैं आइटम गर्ल बन के ही उसमें मैं एस जानकी, आशा भोसले जी, या फिर लता जी ने भी शुरुआत में गाए, बाद में उन्होंने भी फिल्ट्रेशन किया। जैसे शोला जब भर के दिल मेरा धर के, दर्द जवानी का सताए भर भर के। तो क्योंकि ये 50 साल पहले की शब्द था तो दर्द जवानी का बोलना ही मतलब आज के समय के हिसाब से शायद वो अश्लील हो जाता जी। तो अपने समय में क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री में आपको सब गाना है,
तो आई थिंक उस कंपैरिजन में फिर शारदा जी के साथ मेरा ये नहीं बैठता। मेरा बैकग्राउंड में आसाम से है, मैं कामरूपी लोक गायन के साथ मेरा शुरुआत हुआ। मेरे पिता ने मुझे कामरूपी लोक गायन, फिर ग्वालपरिया लोक गायन, तो आई थिंक शारदा जी अलग अलग बोली में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग गायन को वो उतना उन्होंने इंटरेस्ट नहीं रखा। उन्होंने बिहार को समर्पण दिया अपना सब कुछ। और मेरा स्टोरी ही अलग है। मैं आई हूँ आसाम से, तो भूपेन हजारिका को भी थोड़ा सा लेके ग्वालपरिया का गायन जो है, जो बंगाल बॉर्डर की गायन शैली है। अरे हस्तिर कन्या बाहमाने नारी माथाय निया ताहम कलसियो सखी हाथे सोनार झारी सखियो ओमर हाय हस्तिर कन्या रे। ये जो गायन शैली है ये असम बंगाल की बॉर्डर इलाके की है, इसलिए आपको सुनने से थोड़ा बंगाल थोड़ा आसाम जैसा लगेगा। और कामरूपी जो मेरे पिता गाते थे कि ओरे मन मातिर देहा अरे भव नदी नौका बेहा नौका जाए घुरी घुरी गुरियत बथा नाई, ये कामरूप जिला की गायन शैली है। तो ये थोड़े थोड़े एग्जांपल दे रही हूँ। फिर मेरा जो सपना है कि अब मैं चाहती हूँ जैज ब्लूज म्यूजिक, जैज म्यूजिक, जो जैज की जो नोटेशन होता है वो बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन। मतलब जो गाने का जो सुर हमको बोलते हैं ना, हारमोनियम लेके हम गा रहे हैं तो सा गा रही हूँ मैं तो सा ही बज रहा है। जैज में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि गा रही हूँ सा बज रहा है कोमल गा, तो माइंड जो है थोड़ा सा टफ है वो। तो आई डोंट थिंक मेरी जो ये एक लक्ष्य है अभी वापस भिखारी ठाकुर जी की जो रचना हो, भोजपुरी हो, असमिया हो, असम की बिहू हो, सबको जैज फॉर्मेट में समेट के अभी मैं फोक एक्सटेसी नामक एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। हाल ही में हम लोगों ने परफॉर्म किया नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में, जैज फॉर्मेट में लोक गायन। तो आई थिंक इन सब कंपैरिजन में जब बात आ जाएगी तो शारदा सिन्हा जी की राह अलग लगेगी और कल्पना की राह अलग लगेगी। अच्छा दीदी, एक सवाल और, देश के अलग अलग इंडस्ट्री के गायक जो लोग हैं वो लोग जब भोजपुरी को टच करते हैं तो उलूल जुलूल चीज़ें निकाल के लाते हैं। मैं एक ऑडियंस के तौर पे या फिर एक भोजपुरिया होने के नाते मैं खुश नहीं होता हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। अभी तो कचौरी गली उन लोगों ने फोक स्टूडियो में बहुत आ रहा हूँ दीदी, आ रहा हूँ। अभी जैसे क्या है कि एक हनी सिंह जी ने एक गाना बनाया, हाँ, भोजपुरी से क्या निकाल के ले गए आप? मैंने सुना नहीं, क्या था? मत सुनिएगा दीदी, अच्छा मत सुनिएगा। ओके। तो उसके बाद कोक स्टूडियो आता है और वो रेखा भारद्वाज जी को लेके कचौड़ी गली निकाल के ले जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने सालों से भोजपुरी पे काम कर रही हैं, भोजपुरी में काम कर रही हैं, आप जो भोजपुरी के बाहर के कलाकार हैं उनसे क्या कहेंगी? उनसे कुछ नहीं कहना है, मुझे अपने भोजपुरी को और समृद्धि को कैरी करके आगे लेके जाना। जैसे कचौरी गली कोक स्टूडियो में आपको अभी 2026 है जी, इस साल आया ना जी, और बहुत तारीफ करने वाली बात है। लेकिन 2014 में ही मैं कोक स्टूडियो में खड़ी बिरहा गा चुकी हूँ, MTV कोक स्टूडियो में जी। क्या बिहार को ये पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा जी। तो बोलने का मतलब है अगर बाकी लोग 2026 में वो कर रहे हैं और कल्पना ने अगर वो 2014 में ही कर दिया तो भोजपुरी को लेके मेरा प्रेम समर्पण पे शक मत कीजिए। इसका मतलब मैं आप लोगों से, बाकी लोगों से 15 साल पहले हूँ। मतलब जी, मैं 15 साल जब मैं यहाँ पहुंची हूँ, बाकी पूरे इंडस्ट्री को आप 15 साल बाद वहां पहुंचोगे जी, क्योंकि वही प्रमाण हो गया। कचौरी गली 2026 में आया, बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन खड़ी बिरहा MTV कोक स्टूडियो को हो चुका है भोजपुरी का, वो 2014 में हो चुका है, 14 या 15 मुझे बहुत याद नहीं है। खासकर वो लोग जो लोग हमारे भोजपुरी के नहीं हैं लेकिन भोजपुरी कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं और निकाल के ले जाते हैं उलूल जुलूल चीजें। उलूल जुलूल से थोड़ा डायरेक्टली बोलिए एग्जांपल। जैसे कि हनी सिंह ने गाया, मतलब मैं आपके सामने कैसे, कोई बात नहीं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। उन्होंने भोजपुरी को जब टच किया तो वो यहाँ से निकाल के ले गए कि क्या था कि दीदी के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी चोली की चिजुआ चिखल चाहे जबरी, मतलब उसका अर्थ भी मतलब कह देना कहीं है। और अभी कोक स्टूडियो आया तो वो कल्पना जी को उठाता है तो बिरहा गवाता है, रेखा भारद्वाज जी से
कचौड़ी गली गवाता है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ हनी सिंह की बात नहीं कर रहे आप। हाँ, हाल सब फिलहाल बात- में और हाँ, बहुत हाँ, कुछ हो रहा है, बिल्कुल उन वो सब भी बोले आप। हाँ, तो जो लोग आते हैं और भोजपुरी को छूते हैं तो गंदी चीजें ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि भोजपुरी खराब है। और ऐसे में कचौड़ी गली है, रेखा भारद्वाज जी हैं, कल्पना पटवारी जी हैं, जो बिरहा गाती हैं, जो पूर्वी समझा सकती है, जो इतनी सारी चीजें आपको समझा सकती हैं। तो आप चूंकि आप भोजपुरी को रिप्रेजेंट करती हैं, भोजपुरी गाती हैं, आप उन लोगों से क्या कहेंगी जो लोग भोजपुरी में एक्सपेरिमेंट करने आते हैं और गलत चीजें निकाल के ले जाते हैं? देखिए, आपके घर की इज्जत को, आपके घर में बेटी है, बहन है जी, आपकी बहन की इज्जत को आप ही तो बचाएंगे ना। बिल्कुल। उसको बोलेंगे ना कि 7 बजे के बाद पहले से ट्यूशन करके मतलब उस पर नजर तो रखेंगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इतना खराब समय चल रहा है ना। जी जी जी। तो उसी तरह से वो सब कलाकार अगर बिहार से है, उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से है, और अपनी ही चीज़ों को लेके आप अगर बॉलीवुड में जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप बिहार की, जाने से पहले ये पूछे कि मैं बिहार की इज्जत को कैरी करके जा रहा हूँ, मैं कौन से चीज़ को रख रहा हूँ। तो जैसे ये मैं शूट की बात करूँ, कल जो हम लोग शूट करने जा रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल कोई भी जगह में बिहार के पटना के रास्ता में स्ट्रीट्स में शूट कर सकते हैं। हम कोई भी खेत खलिहान में पलायन की बात करके, कहीं भी रोजगार की बात करके कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये व्यू पॉइंट रहा क्योंकि ये वंदे मातरम है, तो मुझे बिहार की पैट्रियोटिज्म में जिन जिन हस्तियों का हाथ रहा, हम उनको आगे रख के बात करेंगे, चाहे वो चंपारण की बात हो, महात्मा गांधी की सत्याग्रह की बात हो, या फिर बाबू वीर कुंवर सिंह की बात हो। बिल्कुल, ऑप्शन मेरे पास बहुत कुछ है। मैं गरीब बिहार को दिखाऊंगा तो मैं गरीबी दिखा दूं, बिहार में सिर्फ समस्या ही है और सब उसको दिखा दूं। क्या बात। और जो अच्छाई है यहीं पे, जैसे पूरा निर्वाण अवस्था प्राप्त किए बुद्ध, यहाँ गौतम यहाँ आके बुद्ध बने इस धरती पे, तमाम तरह की बात है, महावीर की बात है, यहाँ पे पटना साहिब की बात है, मनेर शरीफ की बात है, अलग अलग धर्म को, विचारधारा को समेटते हुए बिहार है। जी बिल्कुल, ये वही बिहार है। तो यहाँ ये सब साइड करके मैं क्या कैरी करके जा रही हूँ। और ये हो सकता है, मैं आपने मेरे गीत के बारे में बोला, जब मैं 20 साल की थी, 25 साल की थी, 30 साल की थी, तो मेरा मैच्योरिटी अलग हो सकता है। बिल्कुल। आज अगर मैं ये नहीं समझ के उसकी करेक्शन नहीं करूँ, करेक्शन मतलब फिल्ट्रेशन, वो अगर नहीं करूँ तो फिर तो मैं क्या बोल सकती हूँ, और मैं और अलग से क्या बोलूँ फिर। अच्छा दीदी, अभी आप कुछ देर पहले ये कह रही थी कि पवन, हम लोग गांव-गांव घूम के जो संगीत के विद्यार्थी हैं, उन लोगों से मैं मतलब बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ सुनना चाहती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और इधर लाते हैं, पटना की तरफ लाते हैं, हम लोग राजनीति की तरफ लाते हैं। तो जहाँ हमारे बिहार में ग्रेजुएशन करने के लिए भी मतलब एक कोई विधिवत जो है उसका प्रोसेस वो फॉलो नहीं हो पाता है, संगीत की पढ़ाई ही आप हटा दीजिए। आपको क्या लगता है कि जब हम सरकार चुनते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो हमें एक मुख्य धारा की जो शिक्षा है उसके साथ साथ संगीत की शिक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए? ऑफ कोर्स, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बात किया, मैं अपने बच्चों की IGCSE बोर्ड की मैंने बात की, तो वो लोग यहाँ पे इस बोर्ड में क्लास 9 से ही जो स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे का जो सब्जेक्ट है सीरियस सब्जेक्ट, हाँ, नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंडेड मैथ्स, इंग्लिश का अलग अलग, लिटरेचर सब्जेक्ट अलग है और लैंग्वेज अलग है, उन लोगों ने लैंग्वेज लिया, और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है म्यूजिक। सो यहाँ म्यूजिक और फिजिक्स दोनों एक सब्जेक्ट है, दोनों की सीरियसनेस एक है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का सीरियसनेस अलग है और म्यूजिक है, नहीं है, म्यूजिक भी इधर ही है। सो ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, और मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन अपने इस तरह, जैसे अभी बात हो रहा है ना सब लोगों से, मतलब जो म्यूजिक को सीरियसली लेना चाहते हैं, या फिर मैं गांव के और जाना चाहती हूँ। अभी गांव में जो बहुत सारे ऐसी मंच पे कभी मिल जाती है मुझे, लेडीज, औरतें मिल जाती है जो बोलते हैं कि शादी हो गया, मुझे गाना था और मुझे गाने का मौका दीजिए। तो मंच पे कभी कभी एक साथ हम लोग गाते भी हैं। और आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, सो उनकी जो इच्छाएं हैं, तो उसको अगर पनपने में मैं थोड़ी सी भी एक मोटिवेशन फैक्टर बन सकती हूँ,
तो मेरे लिए वही वुमेन एम्पावरमेंट है। जी। तो इस नाते मैं जाना चाहती हूँ, और इसको बहुत जल्द ऐसे बोलेंगे नहीं, सिर्फ जब बोलना मैं बहुत विश्वास नहीं रखती, काम करके बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत जल्द ये शुरू हो जाए, अगले महीने से। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए गाती हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ही फिलहाल हाशिए पर, तो वो प्रश्न चीन पे है। बावजूद इसके अगर मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, आप किस अभिनेत्री को देखती हैं तो आपको थोड़ा सब्र होता है, बढ़िया लगता है? किसी एक, क्योंकि आप अभिनेत्रियों के लिए गाती हैं इसलिए मैं ये पूछ रहा वो तो, लेकिन मैं अभी तीसरी, आई थिंक दिस इज द लाइक, बोलते हैं कि ये थर्ड टाइम लाइन है, मतलब भोजपुरी इससे पहले और 2 बार मतलब उभरा और फिर नीचे गया, फिर वापस उठने की प्रयास की, इस तरह से हुआ। तो बोला जाता है कि ससुरा बड़ा पैसे वाला, ये समय से वापस तीसरी बार ये हुआ। तो इस समय की ही मैं बात कर सकती हूँ। तमाम एक जन का अगर नाम लेंगे तो ये होगा, शुरू से रानी का नाम लेना होगा, रानी चटर्जी, क्योंकि एल्बम से लेके मतलब उस समय रानी के साथ मैं रानी जी भी नहीं बोलती हूँ, मेरे से छोटी है, और उसके साथ ये मतलब ये है बहन की तरह, मतलब मानती है वो, मैं परवेज जी दोनों के करीब है, और उनके जो फैमिली है तो एक फैमिली रिलेशन है। तो रानी की एक्सप्रेशंस और जो भी मतलब कमाल का मुझे लगा। और बाद में अभी जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, फिर उनको बुरा लग जाएगा, बट मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक अलग ही लड़कियों का, हीरोइंस भी हो, एक अलग ही संघर्ष सबका है, और उस संघर्ष को बीइंग अ वुमन आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम, सबका एक अपना लड़ाई है। लेकिन मैं ज़्यादातर हाल फिलहाल में अगर गाई, पाखी जी के लिए भी मैं गाई, हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा गाई अम्रपाली जी के लिए, काजल राघवानी जी के लिए भी मैं गाई, लेकिन अम्रपाली जी के लिए मैं सबसे ज़्यादा गाई, आई थिंक। अम्रपाली जी की जो एक्टिंग है उस पे क्योंकि जो आप गाती हैं ना, मतलब लगता है कि आपकी आवाज और उनका अभिनय एक दूसरे के लिए बना है। मतलब वो एक गाना, मतलब वो नई झुलनी छोड़ दीजिए, तमाम छोड़ दीजिए, कि उड़ जाई हुए मैं, ये सब सारा चीज छोड़ दीजिए, अभी वो एक मरून कलर सड़िया अगर बात करें तो आपकी आवाज और उनका अभिनय, एक्सप्रेशन कमाल है। वो छोटी छोटी एक्सप्रेशन, मतलब छोटी छोटी बाड़ियों पे बहुत डेडिकेटेडली वो काम करती है, डेडिकेशन है। और कभी कभी ये भी होता है कि सूट करता है, तो हर ये में जनरेशन में देखा गया एक मुझे लगता है कि अम्रपाली जी पे मेरे आवाज़ बहुत अच्छा से परफेक्ट बैठता है। और हालांकि एक समय काल में, लेकिन बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स में संभावना सेठ जी के लिए भी गाई, और संभावना सेठ जी भी मतलब बहुत डेडिकेटेड डांसर रही है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, मतलब छोटी छोटी मतलब बीट को पकड़ के जैसे उस तरह बहुत मेहनत से वो काम करती है और तो वो एक अलग अंदाज रहा, मतलब आइटम सॉन्ग्स का टोन अलग है, ये हीरोइन ओरिएंटेड वोकल है। तो हाँ, ऑफ कोर्स अम्रपाली जी पे बात हो रही थी, तो बहुत सूट करता है। एक गाना है आपका शर्ट तोहर ललका, वो थोड़ा सा सुना। कौन सा? शर्ट तोहर, वो है ना, शर्ट हंस के बोल ललका। हाँ, हंस के शर्ट और ललका बोले बीच में, वो याद रह जाता है। अच्छा, शर्ट, कोई शर्ट है शायद आपका ललका वाला? हाँ, इसलिए मतलब वाइफ का भी ऐसा होता है तो वो याद रह जाता है। वो 2 लाइन जरूर सुना दो प्लीज। इस गीत को लेकिन आलोक कुमार ने कमाल गाया हुआ है। एक होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन होना चाहिए बातचीत का, वो बहुत मेल सिंगर में मुझे वो टक्कर नहीं मिलता है। मतलब मुझे चैलेंज बहुत पसंद है, जो हेल्दी वे में आगे बढ़े। तो आलोक कुमार ने इस गीत को इतना अच्छा प्यार से गाया है। मैं बहुत डुएट सॉन्ग आलोक जी के साथ गाना चाहूंगी, मतलब और भी सॉन्ग्स आए, बहुत खूबसूरत। बड़ी बात है। हाँ, बहुत अच्छा गाता है वो। और ये गाने में जैसे बोला कैसे याद करे लू, इस लाइन में क्या भाव से गाया है, हर कोई भाव नहीं दे पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो सवाल किया मुझे, जैसे तुमने सवाल किया तब ना मैं जवाब दूंगी। जी जी जी। तुम्हारा सवाल जैसा लगा ही नहीं, मुझे चुभना चाहिए। हाँ, वो खट से लगना चाहिए फिर। जैसे वो बोला कैसे याद करेलू में कमाल का एक्सप्रेशन है, रतिया में याद, ऐसा उसका शब्द बहुत याद नहीं है। हमरो नौकरिया ये गाया, फिर मेरा लैंडिंग होता है। हाँ, एक स्केल अलग है, एक मिनट। हाँ,
हंस के बोलल का संगवा रहल का ओहनु याद बड़ी आवे। हंस के बोलल का संगवा रहल का ओहनु याद बड़ी आवे। अच्छा, ये अलग अलग पॉइंट में ना जो उतार चढ़ाव है ना, ये मैं बहुत नेचुरली एंजॉय करती हूँ। जैसे ओहनु याद बड़ी बड़ी को मतलब बहुत याद आता है। फिर वो गाना आपका एक सुना कि चांदनी हंस के भुइयां छिटाई गईली। हाँ हाँ हाँ, ताजमहल बहुत साल हो गया उसको, तो उस वैसा प्रोजेक्ट और एक आना चाहिए। अभी ताजमहल कमाल है दीदी, कमाल है, ऐसा और एक करते हैं। अब एक रैपिड फायर करे दीदी, आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक चुनना है। अच्छा, 2 शब्द बोलोगे? हाँ, और एक चुनना है, ये नहीं कि ना पाऊं दोनों, एक चुनना है। नहीं, ऐसे तो कभी कभी मुसीबत हो जाएगी। आते हैं उस पे कि यात्रा या संगीत? संगीत। संगीत या साहित्य? संगीत। पार्टी या फैमिली के साथ वक्त? फैमिली। गाना सुनना या गाना? ये दोनों है, बट ऑफ कोर्स ठीक है, एक अगर है तो गाना। भोजपुरी या आसामी? ये तो देवकी और जसोदा मैया वाली बात हो जाएगी कान्हा के लिए, है ना। तो कान्हा ने लेकिन हमेशा यशोदा को ही चुना है, तो उस नाते तो भोजपुरी है। प्लेबैक या फिर स्टेज शो? प्लेबैक। बिहू या छठ? दोनों, लेकिन आस्था के नज़र से अगर देखेंगे तो छठ है। और अगर जहाँ मेरा समय बीता तो वो रोम रोम में बिहू है, उसको आप हटा नहीं पाओगे। प्रेम या दोस्ती? पर्सपेक्टिव अलग अलग है। एक चुनना है। प्रेम धोखा होता है बहुत बार। ओ तेरी, अरे अगर प्रेम के पीछे धोखा छिपा हुआ है, अगर प्रेम में मेरे गुरुजी है जी, जो जिनको सिर्फ देना आता है, जी, अनकंडीशनल लव, जी, जो प्रभु भक्त को करता है, जी, वो प्रेम है तो प्रेम। लेकिन वो दोस्ती भी है ना फिर प्रभु के साथ। लेकिन दुनिया की जो प्रेम है, कई बार वो ऊपर से धक्का दे रहा है कोई किसी को आजकल, तो वो तो प्रेम नहीं रहा। शादी इतना पवित्र बंधन है, फिर ऐसा भी होता है कई बार इंसान गलती भी करता है और फिर सामने क्षमा भी आ जाता है। तो प्रेम के पीछे अगर क्षमा आ जाए तो क्षमा की परिभाषा बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर वो पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका से हट के ना, क्षमा देने के बाद आप भगवान तुल्य बन जाते हो जिन्होंने क्षमा किया। मतलब प्रेम में क्षमा का होना बहुत जरूरी है। प्रेम में क्षमा होना, एक बार, पहली बार तो क्षमा होना जरूरी है, लेकिन जो क्षमा होने के बाद भी फिर पाउच पी के बार बार आता रहे घर में, तो फिर उसको शराबी को नहीं क्षमा किया जा सकता। अपराध का कोई ये नहीं है, अपराध के लिए क्षमा नहीं है, गलतियों के लिए मतलब गलती, हाँ। अपराध गलती करके अगर आपको पश्चाताप है, आपको समझ में आया, तो क्षमा तो दैविक हो गया ना, तो भगवान ही क्षमा कर सकते हैं। इंसान अगर क्षमा करना सीख जाए, फिर मैं भी तो देवी बन जाऊंगी। तो दीदी, प्रेम या दोस्ती? इंसानों में मैं धोखा पाती हूँ, धोखा है ये। भगवान अगर प्रेम है, दोस्ती है, तो भगवान, फिर दोनों है, फिर प्रेम है। ताजमहल या सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा। बेटी बेचवा या विदेशिया? बेटी बेचवा। आम्रपाली या काजल राघवानी? नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे। एक बताइए नहीं, आम्रपाली जी के लिए मैं ज़्यादा गाई और बहुत सारे गीतों को उन्होंने न्याय दिया, मेरे गीतों को आगे बढ़ाया अपने अभिनय से, तो आम्रपाली ही है। लेकिन किसी और के लिए इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरा द्वेष भाव है। बिहार या असम? दोनों। बिहार में मेरा अस्तित्व है, लेकिन माँ अभी भी आसाम में है ना। है माँ, आप कैसे पूछ सकते हो कि माँ है? माँ है, मौसी प्यारी है। हाँ, तो मौसी तो नहीं, दोनों ही माँ है मेरे लिए। लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो माँ आसाम में है, और बाकी सब कुछ भोजपुरी है। मासूर टेंगा या लिट्टी चोखा? खाने के मामले में तो मासा और टेंगा ही बोलेंगे। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन ऑफ कोर्स जी। मुझे लिट्टी चोखा से ज़्यादा मुझे
जो टमाटर जला के चटनी बनता है वो पसंद है। लिट्टी चोखा बहुत पसंद नहीं है मुझे, लेकिन जो बहुत कुरकुरे करके जो आप भिंडी फ्राई कर देंगे जी, मतलब बिहार जी, और जो आलू भुर्जी बना देंगे वो आसाम नहीं बना सकता। भूपेन हजारिका जी या फिर भिखारी ठाकुर जी? असर भूपेन हजारिका जी का ज़्यादा है, बाकी भिखारी ठाकुर जी को तो मैंने बस मैं ये नहीं बोल सकती कि बहुत मैंने कार्य किया है या फिर उनका हाथ थोड़ा समझने की प्रयास किया है बस। जी। पूर्वी या फिर रोमांटिक सॉन्ग? दोनों। रोमांटिक सॉन्ग सीधा गोली लगता है दिल पे एक्चुअली, या फिर मैं गोली रखती हूँ आवाज से। पूर्वी में सुर का गोली लगता है ऑफ कोर्स। जब आप छपरे या अगर पूर्वी हो, अलग अलग पूर्वी की कई विधाएं हैं, अगर छपरे या पूर्वी में ऊपर से सुर को लगाने के और उसमें भी ऐसा शब्द आ जाए कि गोली लगना उसमें दिल मतलब अनिवार्य हो, इस तरह से लिखा जाए, तो फिर दोनों में, पूर्वी में वो ये वाली बात है, मर्दों वाले मतलब चैलेंज वाली बात है छपरे या पूर्वी में। अब दीदी मतलब इस पॉडकास्ट को समेटने से पहले मैं कहूँगा कि अब जैसे आपने कह दिया कि दोनों, तो अब एक कोई इसमें से सुना दीजिए, या तो फिर रोमांटिक सॉन्ग जो आपके बहुत दिल के करीब हो, आपका हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसा गाना। तो टाइम लेना पड़ेगा मुझे। एक गाना, एक तो शब्द याद होना चाहिए मुझे जी, है ना, शब्द याद होना चाहिए। और अच्छा दीदी इसको बहुत सारे गाने हैं, ऐसे एक गाना में नहीं बोल सकते, वो तो आप जो बोलोगे मैं गा दूंगी। छठ हमेशा से मेरा ये रहा है, और जैसे छठ को मैं पूजन की दृष्टि से नहीं देखती, छठ को मैं संस्कृति की दृष्टि से देखती हूँ। ऐसे जो बोलते हैं कि छठ को छठ के समय ही गाना चाहिए, वो आपके लिए होगा क्योंकि आप पूजन की नज़र से देख रहे हैं, मैं उसको संस्कृति की नज़र से देख रही हूँ, लोक संस्कृति। तो मेरे लिए हर दिन सूरज का पूजन हो, हर दिन फिर मैं छठ गा सकती हूँ, हर दिन मैं उनको अर्घ दे सकती हूँ, धन्यवाद सूरज भगवान को, यही छठ है ना। सो आई थिंक पूर्वी छठ या लागे ना ऊँघैया पिया, मेरे लिए कोई न्याय मेरे तरफ से जो जाने वाली बात है, अंतर नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ नहीं गाना चाहिए मुझे, ऐसे बात करना चाहिए। बहुत चालाकी सोच रही चालाकी नहीं, गाते हमेशा तो गाते ही रहते हैं, बातचीत आज करने के लिए बैठे हैं तो आज। अब दीदी एक ऐसा सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप उसको ना मतलब उसको आप लाइक दर्शन आप उस पर बोलिएगा जरूर, क्योंकि ये मेरी भोजपुरी के लिए है। भोजपुरी को अक्सर लोग गलत कह देते हैं। आप अभी भोजपुरी गायिका नहीं, आप भोजपुरी पे काम करने वाली बनकर बात मत करिएगा, आप ना असम की बेटी बनकर बात करिएगा। आप हमारी भोजपुरी से थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाकर मतलब बाहर जाकर बात करिए कि हमारी भोजपुरी गंदी है या फिर भोजपुरी के आधुनिक कलाकार गंदे हैं, कौन गंदा है, क्यों हमारी भोजपुरी? इतना नीचे गिर के मैं बात नहीं कर सकती आप दीदी, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इससे भागिए मत। मैं नहीं भागती हूँ जी, इस मतलब मैं भागने वाली हूँ ही नहीं। तो फिर हमारी भोजपुरी को लेकर जो बाहर के लोग जो सोच रखते हैं, नहीं रखते, आपको गलतफहमी है दीदी। हम लोग मतलब किए हैं, फेस महसूस किए हैं, आप जिनसे महसूस किया है दीदी, कैसे बना दिए जाके हमारे नहीं इस तरह से। देखिए, मैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स में छठ गाई जी, तो उन्होंने सुना बहुत सम्मान से। मैं जब MTV कुक स्टूडियो में बिरहा लेके गई और मैंने बोला कि बिरहा लेखनी की विषय है, यहाँ 2-2 लाइन में कपलेट्स में साहित्य को बोला गया, लोक साहित्य। जी, जैसे राम भैले जोगिया लखन वया रगिया की दोनों भैया हो गए ले फकीर, अगरवा में डार लिहले तुलसी जी के मलवा की है, अरे दोनों भाई मंगले अयोध्या में भीख। 2 लाइन में कपलेट्स जी लिखा। ओही वृंदावनवा में पकली बयरिया की राधा तोड़े दरिया झुकाय, अरे कहूँ बयरिया राधा तोड़हू ना पवली की है, अरे कान्हा दिहले बांसिया नूरे बाजाय। और राम लखन और राधा कान्हा का कोई लिंक नहीं है जी, लेकिन 2-2 लाइन में कहानी बोला जा रहा है। दिस इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल होता है जहाँ स्टोरी टेलिंग होता है, और हमारी प्रयास यही है कि सम्मानीय जो लिटरेटिव फेस्टिवल है वहाँ इस तरह के
गायन को, लेखनी को लेके प्रस्तुत किया जाए और भोजपुरी की जो मर्यादा है वो बढ़ा हुआ ऑलरेडी है, वो वापस उसको री इन्वेंट करने की जरूरत है, तो दीदी री इन्वेंशन करने की जरूरत है। दीदी साफ तौर पर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप असम की बेटी बनकर, असम की कलाकार बनकर देखती हैं, तो भोजपुरी में आपको कहीं कुछ गंदा चीज दिखाई नहीं देता है? देखिए कलयुग है, आप अगर मुझे पूछेंगे सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग में क्या क्या डिफरेंस आया, जी, तो वो लगातार बोलते हैं कि देवतुल्य मनुष्य जो है धीरे धीरे मनुष्य बनते गया और जाते जाते अंतिम पड़ाव पे अभी दानव बन चुका है। जी, तो ये समय है, तो उसका असर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। नहीं तो अभी ऑयल के लिए या क्या के लिए वो लड़ाई हो रहा है। तो सबसे पढ़े लिखे आधुनिक समाज अमेरिका। जी, तो ये सब बातों में मत जाइए। बिहार की गरिमा को गाना जरूरी है, बिहार की पॉजिटिविटी को आगे लाना जरूरी। हो सकता है यहाँ एजुकेशन बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन संघर्ष करते हुए भी भारतवर्ष के मैक्सिमम IAS ऑफिसर बिहार से है। तो मैं ये देखूंगी। दीदी ये सवाल पूछने का कारण ही सिर्फ इतना है कि मैं अब कल्पना दीदी से उनको आसाम की बेटी बनाकर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि कल को जब कोई मेरी कभी कभी हम लोगों को मिल जाते दीदी वैसे लोग जो कि सीधे तौर पे केवल उनको गलत ही दिखता है भोजपुरी में। ये आपका जो जवाब है ये मैं उनको दिखाने के लिए मैंने आपसे पूछा कि आप भोजपुरी से निकलकर आप अगर देखिए उन लोगों का जो भी आपको बोलेंगे, आई डोंट नो वो कौन है, बट उन लोगों का भी दिमाग में राजनीति होता है। कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते वो लोग, उनको मैनिपुलेशन आता है, वो मैनिपुलेटिव नेचर के लोग हैं। उनको मेरे तरफ से भी बात जाएगा ना, वो उसमें भी वो खोट ही ढूंढेंगे, इसलिए कि उनका मतलब है, वो मतलब ही है, कुछ करना है उनको। तो इसलिए ये सब बात को नहीं ध्यान देना है। आप लगातार काम कर रहे हैं, मैं लगातार काम करने की प्रयास कर रही हूँ, ये मायने रखता है। दीदी अभी पॉडकास्ट को समेटते समेटते बतकुचन के बारे में कुछ कहना चाहें तो आप कह दीजिए। बतकुचन बस इस तरह से क्या बोलते हैं, बातों को कुछ ना इस तरह से लगातार उस पर एनर्जी डालते रहिए, ऊर्जा। और इससे ही जो होता है ना कि आप अमृत मंथन ऐसे ही हुआ था, और इसी तरह से फिर बाद में जहर को अलग करके अमृत को निकालना है। तो भोजपुरी क्षेत्र से भी, पूर्वांचल से भी हमको जहर को मथते हुए अलग करना है, अमृत को निकालना है। बतकुचन का यही सार्थक प्रयास रहे हमेशा। थैंक यू दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, फिर से मुलाकात हो आगे। दीदी बिल्कुल।